और इस बार वो टिंगू बच्चा लॉयड एक बहुत ही पावरफुल एंजल से लड़ रहा था, पर ये तो बस फ्यूचर की एक लड़ाई का विजुअल था। पर आखिरकार वो यहाँ पर आया कैसे? तो कहानी की शुरुआत रैन से होती है, जो कि अब फाइनली लॉयड के कैसल में एक मेड का काम कर रही थी। वो लॉयड को ब्रेकफास्ट देने के लिए उसके रूम में जाती है, पर वहाँ पर तो कहीं भी लॉयड था ही नहीं। पर तभी वो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल से बाहर आता है और जिसे देख कर कि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, वो कहता है देखो मैंने कुछ नया मैजिक सीखा है। और वो भी लॉयड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो बोलती है लॉयड, मेरा मतलब मास्टर, आप तो काफी अच्छे हो चुके हो। और अब असैसिन गिल्ड के बाकी लोग भी लॉयड के कैसल में ही काम करते हैं और अब वो सभी लॉयड के साथ रहकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और सिल्फा ही रैन को काम करने के बारे में बताती है। पर तभी वहाँ पर सिल्फा आती है और जब वो रैन को लॉयड के बहुत क्लोज दिखती है तो वो उसे बोलती है तुम्हें अपने मास्टर के थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए वो लोग अब बाहर जाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लॉयड उसी कैसल में जाता है जिसे कि जेड ने एकदम डिस्ट्रॉय करके रख लिया था, पर गैलीलिया ने अपने व्हाइट सॉस मैजिक का यूज करके उस पूरे कैसल को वापस रिबिल्ड कर दिया। और ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ उस टिंगू बच्चे की वजह से। गैलीलिया अपने मन में बोलता है मास्टर लॉयड ने अब मुझे इस जगह का जनरल बना दिया है। वो सभी लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं काश हमारे पास कोई ऐसी पावर होती जिसकी मदद से कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर तभी ग्रिम बोलता है अगर तुम डीमंस की मानो तो तुम्हें डिवाइन सोर्सरी का यूज करना चाहिए। वो सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। क्या डीमन? कौन था डीमन? क्योंकि अभी तक उन लोगों को पता ही नहीं था कि जो ग्रिम है वो एक डीमन है। उसके बाद ग्रिम उन लोगों को डिवाइन सॉर्सरी के बारे में बताना शुरू करता है। डिवाइन सॉर्सरी गॉड की दी गई एक पावर होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और अगर उन लोगों को डिवाइन सॉर्सरी चाहिए होगी तो सबसे पहले उन लोगों को चर्च में जाना होगा। ग्रिम लॉयड को बोलता है लॉयड क्यों ना हम भी चर्च में चले। पर लॉयड एकदम अजीब सी शक्ल बनाना शुरू करता है। सभी लोग देखकर एकदम कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिरकार चर्च के नाम सुनकर ही लॉयड को क्या हो चुका है। पर लॉयड हमेशा से ही नई पावर्स को सीखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होता है, इसीलिए वो सभी लोग चर्च की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि जो डिवाइन सॉर्सरी होती है वो भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है जिसकी वजह से कि कोई भी ह्यूमन एकदम खतरनाक हो जाता है। बेबीलोन लॉयड के पास आता है और उसे बोलता है अगर हमें डिवाइन सॉर्सरी चाहिए होगी तो सबसे पहले हमें चर्च में जाकर नाच गाना करना होगा और हमें वहाँ पर सेवा भी करनी होगी। उसके बाद वो सभी लोग डिवाइन सॉर्सरी सीखने के लिए फाइनली अब चर्च में आ चुके थे। और जब चर्च के फादर उस टिंगू बालक को देखते हैं तो वो बोलते हैं अरे बच्चे तुम तो काफी प्यारे हो, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लॉयड है। और जैसे ही वो लॉयड के नाम को सुनते हैं वो बोलते हैं क्या लॉयड ये तुम हो? यहाँ से बाहर निकल जाओ। किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिरकार फादर लॉयड के नाम से इतना ज्यादा चिढ़ते क्यों हैं। पर तभी वहाँ पर ईशर नाम की क्यूटी सी सिस्टर वहाँ पर आ चुकी थी। वो फादर को समझाने की कोशिश करती है कि जो लॉयड है वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा है और वैसे भी उसने अपने पुराने गुनाहों की माफी तो मांग ली है, इसीलिए गॉड भी अब उससे काफी ज्यादा खुश है। पर फादर को लॉयड पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए शीरो वहाँ पर आता है और वो फादर को बहुत ही प्यार की नजरों से देखना शुरू करता है। इसीलिए वो बोलते हैं ठीक है लॉयड मैं मान चुका हूँ, तुम यहाँ पर रह सकते हो। और अब वो लोग फाइनली अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग चर्च की साफ सफाई करना शुरू करते हैं, पर साफ सफाई करने के चक्कर में गलती से लॉयड के हाथों से एक वास ब्रेक हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर ईशर आती है। प्यारे लॉयड तुमने क्या कर दिया? ये वास फादर का फेवरेट हुआ करता था और अब लॉयड भी काफी ज्यादा ही डर चुका था, इसीलिए वो वहाँ पर जाता है और वास को वापस से जोड़ना शुरू करता है। पर तभी ईशर बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फादर से सॉरी बोल दूंगी। उसके बाद लॉयड वहाँ से जाना शुरू करता है। ईशर बाकी लोगों को बोलती है लॉयड बहुत प्यारा है ना, मुझे पता है इस बार वो चर्च में क्यों आया है, उसे डिवाइन सॉर्सरी को सीखना है। पर उसके दोस्त बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करते हैं, पर किसी को भी समझ आता कि आखिरकार फादर लॉयड से इतना ज्यादा चिढ़ते क्यों हैं। ईशर उन लोगों को बताना शुरू करती है कि बहुत समय पहले जब लॉयड यहाँ पर आया करता था तो मैजिक का भूखा था, उसे पता था कि ईशर डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकती है। वो उसे बोलता है ईशर मुझे पता है तुम डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकती हो, उसका यूज प्लीज मुझ पर करो। अरे नहीं प्यारे लॉयड मैं तुम पर नहीं कर सकती क्योंकि उसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ डीमंस पर करते हैं। लॉयड अपने दिमाग को चलाना शुरू करता है और एक बहुत ही पावरफुल डीमन जो कि बहुत सालों से सील था उसे अनसील कर देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिरकार डिवाइन सॉर्सरी का मैजिक होता कैसा है। वो डीमन पूरी चर्च में तोड़ फोड़ मचाना शुरू करता है और उसके बाद लॉयड एक पिलर के पीछे जाकर छिप जाता है ताकि वो डिवाइन सॉर्सरी की पावर को देख सके। पर तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है और ईशर उसकी जान को बार बार बचा लेती है। प्यारे लॉयड
क्या तुम ठीक हो? और उसी दिन से फादर लॉर्ड से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो अपने मन में सोचते हैं लॉर्ड तो सच में ही अपने जमाने का काफी शरारती बच्चा था। उसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो कि मार्केट में उसी वाज को ठीक करवाने के लिए वहाँ पर आया था, पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि क्यूटिस लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं और वो समझ चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन सारिया है जो कि फोर्ट प्रिंसेस है और उसे म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और अब बाकी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। वो गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सारिया उसे बोलती है क्या तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? नहीं, मुझे तो नहीं आता, मुझे एक ही चीज बजानी आती है। और वो उसके साथ वापस से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, पर तभी पीछे से उसे बचाने के लिए वहाँ पर अभी ईशर भी आ चुकी थी। पर अब वो गुंडे यही नहीं रुकते, वो ईशर के साथ भी बदतमीजी करना शुरू करते हैं और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। और अब लॉर्ड को समझ आ चुका था कि आखिरकार डिवाइन सॉर्सरी कैसे मिलती है। सबसे पहले उन लोगों को भगवान को खुश करने के लिए वहाँ पर गाना बजवाना होगा और उसके बाद ही उन लोगों को डिवाइन सॉर्सरी मिलेगी। तभी तो उसकी बहन सारिया यहाँ पर आई है, इसीलिए वो उन लोगों की जान बचाने के लिए रैन को ऑर्डर दे देता है। उसके बाद रैन भी अपने पॉइजन मैजिक का यूज करके उन गुंडों पर मार देती है, पर अभी भी उन गुंडों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से सारिया और बाकी लोगों पर अटैक करने जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर उनके पास जा चुका था और अब उन लोगों को पेलना शुरू कर देता है। और जब बेबीलोन लॉर्ड के इस पावर को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लॉर्ड ने एक दिन के अंदर ही जेड की टेलीपोर्टेशन पावर को सीख लिया है। लॉर्ड अपने टेलीपोर्टेशन पावर की हेल्प से उन गुंडों को हिमालय की पहाड़ी में छोड़कर कहीं आ चुका था और अब सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही डर चुके थे। पर तभी वहाँ पर अब फादर भी आ चुके थे। वो उसे कहता है बेबीलोन ने उन गुंडों को खत्म कर लिया। इतने में हम देखते हैं कि अब सारिया भी लॉर्ड के पास आती है और वो उसे कहती है मुझे पता है बच्चे, तुम तो मेरे भाई हो ना, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ शायद से लॉर्ड। सभी को लगता है कि आखिरकार ये कैसी बहन है, पर तभी ईशर बोलती है ये तो काफी अच्छी बात होगी क्योंकि सारिया 2400 घंटे म्यूजिक में ही डूबे रहती है और उसे रियल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसे लॉर्ड के बारे में अभी भी याद है। उसके बाद ग्रिम और लॉर्ड डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि आखिरकार डिवाइन सॉर्सरी मिलती कैसी है। और अब फाइनली ईशर और सारिया रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करती है। वो लोग गाना बजवाना शुरू करते हैं। सभी लोग उनके गाने को सुनकर एकदम शॉक्ड हो चुके थे और अब बाकी के सभी लोग उनके गाने से हील होना भी शुरू हो चुके थे। पर तभी अचानक से उनके गाने से बहुत सा माना इकट्ठा हो चुका था और जब लॉर्ड उसे ध्यान से देखता है तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो अपने मन में कहता है अच्छा तो ये है डिवाइन सॉर्सरी, ये तो काफी ऑसम चीज है। पर तभी उसे किसी अजीब सी चीज का एहसास होता है। उसे लग रहा था कि अभी उन लोगों को कोई तो देख रहा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि बेबीलोन को भी उसका प्रेजेंस फील होता है। वो ग्रिम को बोलता है ग्रिम क्या तुम्हें इस चीज का प्रेजेंस महसूस हो रहा है? और जब ग्रिम उसको महसूस करता है तो उसकी फटकर एकदम चार हो चुकी थी। वो बोलता है मास्टर आखिरकार ये कौन हो सकता है? इसके लिए तो हमें उसके पास ही जाना होगा। लॉर्ड अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सीधा ही बादलों के ऊपर यानी स्वर्ग में टेलीपोर्ट हो चुका था। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ तो भगवान का एक सर्वेंट है, यानी कि ये एक एंजल था जो कि उन्हें घूरे जा रहा था। और अब लॉर्ड को विश्वास हो चुका था कि यही उन लोगों को डिवाइन सॉर्सरी दे सकता है। पर वो एंजल एक नंबर का ठरकी था क्योंकि वो एक पोर्टल के थ्रू आयशर और सियारा की देख रहा था। मेरा मतलब उनको गाना गाते हुए देख रहा था। वो अपने मन में बोलता है हे भगवान प्लीज काश मैं एक बार अर्थ पे जाऊंगा, मुझे उन दो क्यूटी को किस करना है। पर तभी वहाँ पर लॉर्ड भी आ चुका था और जब वो एंजल लॉर्ड की बातों को सुनता है तो वो एकदम घबरा चुका था। लॉर्ड सबसे पहले उसे बादलों के बने एक स्नोबॉल को मारता है, इसीलिए वो एंजल गुस्सा हो चुका था। आखिरकार ये मूर्ख कौन है जिसने कि मुझे पेला? अच्छा बच्चे ये तुम हो, मुझे लगता है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल चुके हो। बताओ क्या तुम्हें दूध पीना है? वेट तुम एक बच्चे हो पर आखिरकार तुम यहाँ पर स्वर्ग में कैसे आ सकते हो? और अब उसे भी पता चल चुका था कि जो लॉर्ड है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि उसके पास भी काफी ओपी पावर्स है। लॉर्ड और ग्रिम उसे देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे क्योंकि वो लोग कैसे भी करके डिवाइन सॉर्सरी की पावर चाहिए होती है। देखो तुम हमें चुपचाप डिवाइन सॉर्सरी की पावर दे दो। वो एंजल बोलता है मूर्ख बच्चे देखो मैं काफी सुंदर हूँ पर मैं तुम्हें फिर भी डिवाइन सॉर्सरी की पावर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ग्रिम उसे बोलता है अरे चुपचाप मेरे मास्टर को पावर दे दो, पर वो उसकी बात को फिर भी नहीं मानता। वो ग्रिम को लात मारकर वहाँ से दूर भगा देता है और अब लॉर्ड को भी धीरे धीरे करके गुस्सा आना शुरू हो चुका था।
एंजल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कभी भी डिवाइन सॉर्सरी की पावर नहीं देगा। वो वापस से उसी पोर्टल को खोलता है और आयशर और सारिया के गाने को सुनने लगता है। उसके बाद वो अपनी कुछ लक्सा स्वॉर्ड की एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो वहाँ रहकर लॉर्ड को खत्म कर पाए और वो एक एक करके लॉर्ड पर वार करना शुरू करता है। वहीं रैन ने देखकर काफी ज्यादा चिंता में आ चुकी थी कि आखिरकार लॉर्ड गया तो गया कहाँ, पर तभी अब वहाँ पर बेबीलोन भी आ चुका था। क्या रैन ने जाने से पहले कुछ बोला था? हाँ, उसे कुछ तो किसी अजीब चीज का प्रेजेंस फील हो रहा था। प्रेजेंस तो मुझे भी फील हो रहा है, आखिरकार ये स्मेल किस चीज की है। आगे लॉर्ड एंजल की स्वॉर्ड से लड़ना शुरू करता है। ये एंजल की लक्सा स्वॉर्ड की एबिलिटी थी जो कि हेवनली वेपन में से एक होती है और यही डिवाइन सॉर्सरी होती है। लॉर्ड इस मैजिक के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे उस एंजल पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी वो डिवाइन सॉर्सरी के बारे में और भी जान सकता है। लॉर्ड अपने चारों एलिमेंट का यूज करके एंजल को पेलना शुरू कर देता है, पर वो जैसे तैसे करके उसे डॉज कर लेता है और लॉर्ड की पावर सीधा ही उस बैरियर को तोड़ कर रख देती है। इतने में ही वो उसके पीछे जाता है और वो उसे बोलता है, देखो प्लीज मुझे डिवाइन सॉर्सरी दे दो। पर वो एंजल अभी भी नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लॉर्ड है वो बस एक मामूली बच्चा है। पर अब लॉर्ड का मत्था भी फिर चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ के रहेगा और उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। देखो अब मैं काफी ओपी पावर का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले वो अपने मुंह से एक स्पेल का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी स्पेल वहाँ पर समन हो चुकी थी। वो डिसाइड करता है कि वो उसे एंजल पर मार देगा। सबसे पहले वो शैडो वुल्फ की पावर का यूज करता है और चारों दिशाओं से एंजल पर वार करना शुरू करता है। अब उस एंजल की भी एकदम फटकर चार हो चुकी थी, पर जैसे तैसे करके वो उसे डॉज कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ग्रिम अपने मन में सोचता है, क्या मेरे मास्टर तो काफी कमाल के है, ये शैडो वुल्फ की पावर तो उसी डीमन किंग की थी। पर लॉर्ड यही नहीं रुकता, वो एंजल पर बारी बारी करके वापस से अटैक करना शुरू करता है और अब एंजल की फटकर चार हो चुकी थी। इतने में ही ग्रिम उसे बोलता है, देखो मेरे मास्टर तुम्हें कुछ करना नहीं चाहते, बस वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और अब ठरकी इंसान हमें चुपचाप डिवाइन सॉर्सरी की पावर दे दे अगर तुझे अपनी जान प्यारी है। पर वो एंजल अभी भी नहीं मानता। वो फुल चौड़ में बोलता है, देखो मैं इनविंसिबल हूँ और मेरे पास माना भी इनफाइनाइट है, इसलिए तुम्हारा मास्टर ये टिंगू बच्चा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो उड़ना शुरू करता है। इतने में ही लॉर्ड कहता है, लगता है मुझे तुम पर अटैक करना होगा। वो सबसे पहले मंत्र फूंकना शुरू करता है, पर तभी पीछे से एंजल वहां पर आता है ताकि वो उस टिंगू को खत्म कर पाए। पर जैसे वो उसके पीछे जाता है, लॉर्ड अपने मैजिक को उस पर मार देता है और ये वाला पावर अटैक सीधा ही एंजल पर जाकर लग जाता है, पर वो अब काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। इतने में ग्रिम बोलता है, देखो मेरे मास्टर तुम्हें एक और बार मौका देते हैं, पर वो एंजल अभी भी नहीं मानता। इसीलिए लॉर्ड बोलता है, लगता है मुझे उस पावर का यूज करना ही होगा। इसीलिए लॉर्ड को ना चाहते हुए भी एक बार में ही तकरीबन 100 स्पेल का यूज करना पड़ता है। एंजल बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दे टिंगू बच्चे, पर इस बार लॉर्ड उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए वो एंजल भगवान को प्यारा हो चुका था। लॉर्ड ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार ये एंजल ट्रांसपेरेंट कैसे हो चुका है। ग्रिम उसे बताता है क्योंकि इसके अंदर का मान एकदम 0 हो चुका है। वो एंजल उसे बोलना शुरू करता है, देखो अब मैं मरने वाला हूँ, पर टिंगू बच्चे वैसे भी तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी तो मिलने नहीं वाली। पर तभी लॉर्ड अपने अंदर का माना उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से कि अब वो एंजल काफी ज्यादा मोटा हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है, लगता है ये बच्चा काफी ज्यादा बुद्धू है, सबसे पहले मैं इसकी बॉडी के अंदर जाऊंगा और उसके बाद मैं अर्थ पर जाकर उन दोनों लड़कियों के साथ प्लॉट को डेवलप करूंगा। एंजल लॉर्ड को कहता है, बच्चे मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ को आगे करना होगा। और लॉर्ड बेचारा भी वैसा ही करता है। उसके बाद वो एंजल लॉर्ड की बॉडी को पोजेस करने की बहुत कोशिश करता है और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। वो बोलता है, बच्चे मैंने तुम्हें बुद्धू बना लिया, अब मैंने तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लिया है। पर जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो तो बस लॉर्ड के हाथों में ही समा चुका है। ग्रिम उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मास्टर लॉर्ड के पास इनफिनिट मैजिक है और एंजल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो उसकी बॉडी को पोजेस ही नहीं कर पाया। और अब लॉर्ड को फाइनली डिवाइन सॉर्सरी मिल चुकी है। इस मैजिक की एक ही खास बात है कि इसके अंदर कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, यानी कि यूजर इस मैजिक को अपने माना का यूज करके ही बना सकता है। और अब लॉर्ड के पास डिवाइन सॉर्सरी आकर इतनी ज्यादा पावर हो चुकी है कि वो स्वर्ग और नर्क पर दोनों पर ही कब्जा कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो डीमन लॉर्ड की खाली गद्दी पर भी कब्जा कर सकता है। एंजल उसे बताता है कि जिस किसी यूजर के पास भी डिवाइन सॉर्सरी होती है उन लोगों की लक्सा स्वॉर्ड की स्टाइल अलग अलग होती है, इसीलिए अब लॉर्ड भी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके लक्सा स्वॉर्ड को वहां पर समन कर देता है, जिससे कि उस एंजल को लॉर्ड के अंदर का माना प्रेजेंस फील होता है और वो काफी काइंड और काफी अच्छा था। एंजल अपने मन में सोचता है, पास्ट में सिर्फ एक आदमी था जो कि लॉर्ड के लेवल का था
और लॉयड की लक्सा स्वॉर्ड तो काफी बड़ी होती है, यहाँ तक कि वो पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर तक समा सकती है। इसीलिए ग्रिम उसे बोलता है मास्टर अब आपको बंद करना चाहिए। वो दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ये पूरी स्वॉर्ड अभी तक पूरी बनी नहीं है और लॉयड की डिवाइन सॉर्सरी तो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं, उसे बहुत समय से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इसीलिए वो वहाँ पर तहकीकात करने के लिए निकल जाता है। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो जाकर एक फूलों के गार्डन तक वहाँ पर पहुँच चुका था, पर तभी अचानक से उसके सामने एक अजीब सा बहुत ही खौफनाक आदमी वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है बच्चे क्या तुम कहीं गायब हो चुके हो? वो आदमी काफी खतरनाक था। बेबीलोन से बोलता है सॉरी मैं चर्च में नया हूँ इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं बच्चे, मैं इस चर्च का प्रीस्ट हूँ और मेरा काम है भटके हुए को राह दिखाना। तुम्हें इस इलाके में नहीं आना चाहिए वरना ये तुम्हारे लिए ही काफी बुरा हो सकता है। बेबीलोन इस चीज को नोटिस करता है कि चर्च का हर एक प्रीस्ट एक लॉकेट को पहनता है, पर उस आदमी ने किसी भी लॉकेट को पहना ही नहीं होता। अचानक से वो आदमी कहीं से उस लॉकेट को निकाल देता है और उसे जल्दी से पहन लेता है और उसे बातें करना शुरू करता है। बच्चे मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर बेबीलोन अभी भी नहीं मानता। इतने में हम देखते कि रेन और शीरो वहाँ पर आ चुके थे और जब शीरो उस आदमी को देखता है तो उसे उसके अंदर से कुछ इविल प्रेजेंस होता है और वो डरना शुरू कर लेता है। बेबीलोन उसे कहता है तुम्हारा लॉकेट तो काफी नया है, पर तुमने कहा था कि तुम तकरीबन 14 साल से चर्च में काम कर रहे हो, क्या तुम हमेशा अपने लॉकेट को पॉलिश करते हो? और अब उस आदमी को भी पता चल चुका था कि उसे उन पर शक हो चुका है, इसीलिए वो उस पर अब हमला करने वाला था। पर अचानक से वहाँ पर लॉयड टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ चुका था और उसके बाद वो आदमी भी वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले लॉयड अपने दोस्तों से मिलता है और उनसे बातें करना शुरू करता है। इतने में ही ईशर और सारिया भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है क्या तुमने हमारा गाना सुना? अरे हाँ, मैंने तो शुरुआत से लेकर अंत तक तुम्हारे गाने को सुना है। और जब वो एंजल आयशर और सारिया को अपने इतने पास देखता है तो वो एकदम बौखला चुका था, पर लॉयड अपने हाथ को रोक लेता है और उससे उन्हें मिलने ही नहीं देता। बेबीलोन अपने मन में सोचता है लगता है लॉयड को वो चीज मिल चुकी है जिसके लिए कि वो यहाँ पर आया था, इसीलिए अब उसकी पावर भी कंप्लीट हो चुकी है। लॉयड फादर को बोलता है बस मेरा बहुत हो गया, अब मैं चर्च को छोड़ने वाला हूँ। पर बच्चे तुमने तो आज ही चर्च को ज्वाइन किया था। और बेबीलोन अभी भी उसी आदमी के बारे में बस सोचे जा रहा था, पर तभी वहाँ पर आयशर आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं, वो अपने मन में बोलता है मुझे उस बच्चे को खत्म करना चाहिए था। वो किसी बेसमेंट के पास खड़ा था और उस बेसमेंट के चारों ओर खून के निशान थे। अचानक से हम देखते कि उस बेसमेंट से कुछ तो अजीब सी चीज बाहर आने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो अपने मन में बोलता है लगता है मुझे यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई इस चीज को ढूंढ ले, पर अब बस कुछ दिनों में वो चीज होने वाली है जिसका कि मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। लॉयड के कहने पर अब वो एंजल बाकी सभी लोगों को भी डिवाइन सॉर्सरी को दे देता है और अब वो लोग भी फाइनली लक्सा स्वॉर्ड की एबिलिटी का यूज कर सकते हैं। और अब जब वो एंजल लॉयड का गुलाम बन ही चुका है तो वो उसे अजीब अजीब से कारनामे करना शुरू करता है। लॉयड एंजल को बोलता है क्या तुम ग्रिम की तरह छोटे नहीं बन सकते? पर वो एंजल बोलता है आखिरकार मैं इतना घटिया सा प्राणी बनूं ही क्यों? ग्रिम उस पर हंसना शुरू कर देता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी उस एंजल को अपना रूप बदलना पड़ता है और वो एक बहुत ही भद्दे से एक अजीब से पक्षी में कन्वर्ट हो चुका था। वो बोलता है प्रिंस लॉयड आखिरकार मैं कैसा लग रहा हूँ? पर प्रिंस लॉयड तो चाय की चुस्कियां मारना शुरू करता है, उसका तो उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं होता। लॉयड अपने मन में सोचता है कि उसे तो कैसे भी करके डिवाइन सॉर्सरी पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, पर तभी अचानक से गेट खोलकर वहाँ पर वही गुंडे आते हैं जिन्हें कि लॉयड हिमालय पर छोड़कर आ चुका था। जब वो उस बच्चे को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो लोग कहते हैं क्या ये तो वही बच्चा है, हमें इसे खत्म करना होगा। पर जब गैलीलिया उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि गैलीलिया के दोस्त ही होते हैं। वो लोग लॉयड के बारे में अजीब सी चीजें बोलना शुरू करते हैं और गैलीलिया काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है। वो बोलता है प्रिंस लॉयड मुझे माफ करना, ये मेरे ही दोस्त है और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार ये आपके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप इन्हें माफ कीजिए, बदले में मैं अपनी अंगूठियां काटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर लॉयड उसे ऐसा करने से बिल्कुल रोक देता है। वो गुंडे तो और भी ज्यादा बावले हो चुके थे, अब वो लॉयड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी लॉयड अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करता है और उन लोगों की याददाश्त को ही मिटवा देता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और अब वो गुंडे भी काफी अच्छे गुंडों में कन्वर्ट हो चुके थे। प्रिंस लॉयड हमें माफ करना, हमने आपकी बहन के साथ बदतमीजी की, हम जल्दी से उनसे माफी मांगते हैं। और अब सभी लोग प्रिंस लॉयड की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। असैसिन गिल्ड के सभी लोग यहाँ पर थे सिवाय बेबीलोन के। बाद में जाकर पता चलता है कि बेबीलोन के पास भी अब डिवाइन सॉर्सरी की पावर आ चुकी है और वो चर्च में काम कर रहा है ताकि वो लॉर्ड के कारनामों पर मिट्टी डाल सके और वो वहाँ रहकर सभी लोगों को खाना खिलवाता है और सभी लोगों को उसका खाना
काफी ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद लॉयड वापस अपने रूम में जाता है जहाँ पर उसका मनोरंजन करने के लिए 3 क्यूटी सी मेड वहाँ पर आ चुकी थी। और जब वो एंजल उन 3 क्यूटी सी मेड्स को देखता है तो वो एकदम बौखला चुका था। वो अपने मन में सोचता है, वाओ ये तो काफी अच्छी मेड्स है, मुझे भी इनके साथ एक बार तो नहाना ही है। पर वो काफी ज्यादा शोर कर रहा था, इसीलिए ग्रिम उसके अंदर एक रैप्टे को धर देता है। इतने में ही लॉयड की वुडन क्लॉन भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लॉयड से बातें करना शुरू करता है। एंजल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन भी शैडो क्लॉन का यूज कर सकता है। वो अपने मन में सोचता है, अगर ये एक वुडन डॉल है तो क्यों ना मैं इसकी बॉडी को पोजेस कर लूं, उसके बाद तो मैं मेड के साथ नहाने के लिए भी जा सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर ग्रिम आता है और एक बार फिर से उसे एक रैप्टा मार देता है। वो लोग बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे लॉयड की डिवाइन सॉर्सरी को एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो लोग बातें कर रहे थे पर तभी अचानक से वहाँ पर अब सिल्फा भी आ चुकी थी, इसीलिए वो लोग जल्दी से वहाँ पर छुप चुके थे। लॉयड सिल्फा को बोलता है, सिल्फा क्या तुम फ्री हो, क्योंकि मुझे गूल्स की हंटिंग पर जाना है। पर तभी अचानक से सिल्फा वहाँ से भाग चुकी थी। वो वापस आती है अपनी पूरी स्वॉर्ड के साथ और अपने पूरे सामान के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड, रेन, सिल्फा और शीरो सिटी में आ चुके थे ताकि वो अनडेड गूल्स को ढूंढ पाए और लॉयड उन पर अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके अपना एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लॉयड सिल्फा को बोलता है, क्या तुम अपनी स्मेल की पावर का यूज कर सकते हो अनडेड गूल्स को ढूंढने के लिए? पर सिल्फा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा पॉपुलेटेड थी और ऐसा वो नहीं कर सकती। यहाँ तक कि लॉयड भी अपनी स्पेक्ट्रल डिटेक्शन का यूज यहाँ पर नहीं कर सकता। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर ईशर और सारिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उन्हें बताती है, हम पैनकेक्स खाने के लिए होटल में जा रही है, क्या तुम लोग भी खाना चाहोगे? और जब एंजल उन दोनों क्यूटीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा बावला हो चुका था। वो बोलता है, हाँ हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। पर ग्रिम मुझसे बोलता है, हम लोग अभी काम कर रहे हैं इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। पर अब तो लॉयड के मुंह में भी पैनकेक्स का नाम सुनकर पानी आ चुका था, इसीलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है पैनकेक्स खाने के लिए। वो लोग बड़े ही मजे से पैनकेक खाना शुरू करते हैं। सारिया और ईशर उन लोगों को अनडेड गूल्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो लोग उन्हें बताते हैं, गूल्स को बहुत समय पहले ब्रिज के नीचे देखा गया था एक सीवर में, और अब उन लोगों को भी फाइनली अनडेड गूल्स की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। वो उन्हें बताती है, हम लोग चर्च में वापस एक बार सिंगिंग करेंगे ताकि गॉड्स हमसे खुश हो जाए। जब उसे पता चलता है कि लॉयड और बाकी लोग गूल्स हंटिंग पर जा रहे हैं तो ईशर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा डर भी चुकी थी। आगे वो लोग ब्रिज की ओर जाना शुरू करते हैं ताकि वो लोग वहाँ रहकर अनडेड गूल्स को ढूंढ पाए। जब सिल्फा और शीरो वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों को बड़ी अजीब सी स्मेल वहाँ पर आती है। लॉयड उन लोगों को बोलता है, हमें कैसे भी करके जल्दी से इसके नीचे जाना होगा ताकि हम गूल्स हंटिंग कर पाए, और मुझे तो उसकी भी टेंशन हो रही है जिसे कि मैंने पहले ही इस सीवर में भेज रखा था। अचानक से उस सीवर में से टाउ निकलती है और वो सीधा ही लॉयड के गले लिपट चुकी थी। ये देखकर बाकी लड़कियां काफी ज्यादा जेलस फील करती है। वो लॉयड को बोलती है, और टिंगू बच्ची क्या तेरी स्वॉर्ड बड़ी होगी, और हाँ मुझे पता है तूने मुझे बहुत मिस किया। पर तभी सिल्फा उसे मार कर लॉयड से दूर कर देती है। उसके बाद टाउ उन लोगों को बाकी की चीजें बताना शुरू करती है कि आखिरकार सीवर के अंदर उन लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। वो उन सभी लोगों को बताती है कि सीवर के अंदर बिल्कुल भी कोई रोशनी नहीं है और इसकी स्मेल भी काफी बुरी है। और लॉयड ये देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था क्योंकि ऐसी ही जगहों में अनडेड गूल्स रहते हैं। इसीलिए लॉयड सबसे पहले अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करता है और पूरे के पूरे सीवर को जगमग कर देता है। अब उसमें लाइट भी आ चुकी थी और वहां पर अब कोई भी स्मेल नहीं थी। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पर सबसे पहले रेन टाओ को एक सेक्सी से आउटफिट को पहना देती है और अब टाओ भी काफी ज्यादा क्यूटी लग रही थी। वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग लॉयड के साथ अनडेड गूल्स को एक्सपेरिमेंट कर सके और लॉयड अपनी डिवाइन सॉर्सरी की पावर को एक्सपेरिमेंट कर सके। पर तभी शीरो आगे जाने का फैसला करता है ताकि वो गूल्स को ढूंढकर अपने मास्टर तक ले पाए। वो आगे बढ़ना शुरू करता है पर अब वो लॉयड के बैरियर से बाहर निकल चुका था, इसीलिए उसे काफी ज्यादा बुरी स्मेल आना शुरू हो चुकी थी। पर वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ना शुरू करता है। इतने में ही लॉयड भी अपनी स्पेक्ट्रल डिटेक्शन का मैजिक का यूज करता है ताकि वो गूल्स की लोकेशन को फाइंड कर पाए। पर तभी टाओ उसे पकड़ लेती है और बोलती है, अबे टिंगू बच्ची तू तो काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे पता है कि तुम की का यूज कर सकते हो, बताओ तुमने ये किससे सीखी? और लॉयड बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि टाओ से ही उसने की का मैजिक सीखा है। इसीलिए वो सिल्फा को बोलता है, सिल्फा मेरी मदद करो। और अब सिल्फा भी टाओ को पेल कर
लॉर्ड से बातें करना शुरू करती है। लॉर्ड सिल्फा को बोलता है, क्या तुमने अपने किसी वेपन को लाया है? पर सिल्फा बोलती है, नहीं, मैंने किसी भी वेपन को नहीं लाया, क्योंकि मुझे पता है मास्टर लॉर्ड कि आप मुझे अपना एक वेपन देने वाले हो। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। उसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे लॉर्ड की हेल्प करने के लिए। पर तभी टाओ बोलती है, जो कोई भी सबसे ज्यादा गूल्स को मारेगा उसे पूरे के पूरे एक दिन लॉर्ड के साथ खेलने का मौका मिलेगा और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे और अब सिल्फा भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। रैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और अब जो कोई भी क्यूटी सबसे ज्यादा गूल्स को खत्म करेगी उसे लॉर्ड की छोटी स्वॉर्ड के साथ खेलने का मौका मिलेगा। और इतने में ही शीरो लॉर्ड के पास बहुत से गूल्स को वहाँ पर लेकर आ जाता है। सबसे पहले लॉर्ड अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उन सभी को एक एक वेपन्स को दे देता है और अब वो सभी लोग उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टाओ वहाँ पर जाती है और एक सेकंड में ही 2 गूल्स को निपटा देती है। पर गूल्स को मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल था और बाकी लोग तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। सिल्फा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि टाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। टाओ आगे भी डीमंस को मारने के लिए जाती है पर सिल्फा उसे ऐसे करने के लिए रोक देती है और बदले में खुद ही उन गूल्स को निपटाना शुरू करती है। वो दोनों एक के बाद एक करके हर एक गूल्स को निपटाना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि रैन भी अब रेस में पार्टिसिपेट करती है और वो भी लॉर्ड के दिए गए वेपन से एक के बाद एक करके गूल्स को खत्म करने की बहुत कोशिश करती है। और लड़ते वक्त सिल्फा लॉर्ड को डिवाइन सॉर्सरी के वेपन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू करती है। वो उसे कहती है, मास्टर लॉर्ड देखो, मेरी स्वॉर्ड ब्रेक हो चुकी है। और अब ऐसा करके धीरे धीरे करके लॉर्ड को डिवाइन सॉर्सरी की काफी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। वहीं रैन भी बहुत सोचती है कि आखिरकार वो गूल्स को कैसे खत्म करने वाली है, क्योंकि उसे भी लॉर्ड के साथ डेट पर जाना होगा। सबसे पहले वो अपने पॉइजन मैजिक को उस लक्सा स्वॉर्ड पर डाल देती है पर एक सेकंड में ही वो लक्सा स्वॉर्ड ब्रेक हो चुकी थी। ये देखकर लॉर्ड काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था और अब उसे पता चलता है कि डिवाइन सॉर्सरी तो काफी ज्यादा कमाल की चीज है, क्योंकि अगर यूजर ने इसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ की तो ये वर्क ही नहीं करेगी। लॉर्ड के पास धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होना शुरू हो चुकी थी, इसीलिए वो रैन को एक नई लक्सा स्वॉर्ड को दे देता है। और जब रैन उस लक्सा स्वॉर्ड का यूज करके एक गूल को निपटा देती है तो वो 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि एंजल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, डिवाइन सॉर्सरी का यूज गॉड्स ने किया था डीमन को खत्म करने के लिए, पर अब जब ये लॉर्ड के हाथों में आ चुकी है तो लॉर्ड इस पर काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। आगे अब उन तीनों क्यूटी लड़कियों ने 23 गूल्स को पेल दिया है और बस अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बाकी है। वो सभी लोग उसे पेलने के लिए आगे बढ़ते हैं पर हम देखते हैं कि वो गूल तो उन तीनों को एक ही शॉट में खत्म कर देता है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल गूल नहीं था बल्कि वो तो एक किंग गूल था। और अब लॉर्ड को भी उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। वहीं हम चर्च के उसी खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसने कि फादर को गले से पकड़ कर रखा है। उसके साइड में एक अजीब सा भूत भी था। वो फादर को बोलता है, तुम एक मूर्ख हो, मेरा मन नहीं था तुम्हें मारने का, पर तुम भी एक कबाड़ी हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। लगता है मुझे इस जगह पर सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करनी होगी। पर तभी वहाँ पर ईशर भी आ चुकी थी और अब ईशर को उसे काफी ज्यादा डर लगता है। पर तभी वो इंसान बोलता है, क्या यहाँ पर तो एक और कचरा आ गया, लगता है मुझे दोनों को खत्म करना होगा। वहीं वो 3 क्यूटी अब काफी ज्यादा थक चुकी थी। गूल किंग को हराना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, पर गूल किंग तभी अपनी अजीब सी थ्रेड मैजिक का यूज करता है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर होता है। रैन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये किस टाइप का मैजिक है, इसीलिए टाओ उस पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वो गूल एक बार फिर से अपने उसी मैजिक का यूज करके टाओ को रोक कर रख देता है। टाओ को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। अब वो गूल उसे खत्म करने वाला था पर तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर सिल्फा भी आ चुकी थी। सिल्फा टाओ को बोलती है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या था? पर टाओ को भी कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलती है, पता नहीं अचानक से मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर लिया। यहाँ पर अब किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसकी पावर क्या है। पर तभी रैन अचानक से डरना शुरू करती है। उसे किसी तो अजीब चीज की याद आती है। पर तभी वो घूल अचानक से लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लॉर्ड उसके थ्रेड को पकड़ लेता है और वो उस चीज को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका था। जब वो घूल लॉर्ड की मानो को प्रेजेंस करता है तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी ह्यूमन के अंदर इतना माना भी हो सकता है। इतने में ही वक्त रहते वो तीनों क्यूटीज उस पर अटैक कर देती है, पर एक बार वो फिर से अपने रिफ्लेक्स के कारण से उसे डॉज कर लेता है। बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि जो ये थ्रेड है ये कोई नॉर्मल थ्रेड नहीं है, बल्कि ये तो स्पाइनल थ्रेड है, यानी कि ये सीधा सीधा इसके ब्रेन से आ रहे हैं। अब रैन को भी उसके बारे में पता चुका था, क्योंकि रैन पहले भी इससे कहीं तो मिल चुकी है। उसके बाद लॉर्ड उसके थ्रेड को एग्जामिन करना शुरू करता है, पर अभी भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर बाद में जाकर लॉर्ड को याद आता है, हाँ मुझे पता है क्या है,
ये तो स्पाइनल थ्रेड है। और जब वो पहली बार स्पाइनल थ्रेड को देखता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। यहाँ तक कि ग्रिम और एंजल को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रेन अब काफी ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि अब उसे जेड की बातें याद आती है। जेड ने उन लोगों को एक बार बताया था कि एक ऐसा ब्लैटेड भी है जिसके पास की स्पाइनल फ्लूइड की पावर है, यानी कि वो अपने ब्रेन से स्पाइनल थ्रेड को छोड़कर किसी की भी बॉडी को पोजेस कर सकता है। उसे लोगों ने अपने लिए यूज किया और उसे वॉर में भी ले गया। उसने सिविल वॉर के दौरान हर एक आदमी की हत्या कर दी। जेड को उसे देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो भी एक ब्लैटेड ही था, बिल्कुल उनके जैसा, पर लोगों ने उसका फायदा उठाया था। अब वो अपने आप से बाहर हो चुका था और वो हर एक आदमी को बारी बारी करके अपने स्पाइनल थ्रेड की मैजिक का यूज करके बारी बारी करके सबको खत्म करने लगता है, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी और यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स को भी। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा होता, इसीलिए उसके दोस्त मिलजुल कर अपने मैजिक का यूज करते हैं और बाद में जाकर उसे ओशन की गहराइयों में फेंक लेते हैं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। पर अब रैन को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ब्लैटेड आदमी वापस ही जिंदा कैसे हो चुका है और अब तो ये भी एक घूल किंग बन चुका है। लॉयड को ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही थी। वो अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे इससे मुलाकात करनी ही होगी। वो लोग एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले टाओ और शिल्पा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से वो तकरीबन 1000 थ्रेड को वहां पर समन कर देता है। वो लोग जैसे तैसे करके उसके स्पाइनल थ्रेड को डॉज कर लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग चर्च में देखते हैं ईशर काफी ज्यादा डर में है। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था उसी आदमी से जिसके साथ एक भूत भी था। वो भूत उसे बोलता है, मास्टर मुझे लड़की काफी ज्यादा क्यूट लग रही है, प्लीज क्या मैं इसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लूं? हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। उसके बाद वो भूत ईशर की बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से एक नाइफ उसके अंदर जाता है और अब फाइनली उसे खत्म कर देता है। और ये नाइफ किसी और का नहीं बल्कि बेबीलोन का था। अब बेबीलोन भी वहाँ पर आ चुका था क्योंकि उसे पहले से ही उस प्रीस्ट पर कुछ तो शक हो रहा था। इतने में ही हम देखते हैं कि वो इंसान भी बेबीलोन को अपना असली रूप दिखा देता है जो कि काफी ज्यादा भयानक था। वहीं वो लोग भी अपनी पूरी जी जान से उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो लोग डिवाइन पावर का यूज कर रहे थे, पर तभी अचानक से रैन उसके कंधे पर जाती है और अपनी बटरफ्लाई पॉइजनिंग का यूज करती है। किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि उसका ये मैजिक वर्क भी करेगा क्योंकि घूल पर पॉइजन मैजिक यूज ही नहीं करता। पर वो सभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि अब उस घूल को चक्कर आ चुका था। रैन ने इस वक्त न्यूरोटॉक्सिक जहर का यूज किया था जिसकी वजह से कि इस घूल के ब्रेन को डैमेज हुआ था और अब वो सही से काम ही नहीं कर पाता। इतने में वहाँ पर टाओ जाती है और एक के बाद एक करके उसे पंच मारना शुरू करती है। पर अचानक से अब उस घूल के पास वापस से अपनी कॉन्शियसनेस आ चुकी थी। वो टाओ पर अपने स्पाइनल थ्रेड का यूज करता है और वो बाल बाल मरने से बचती है। अब इतने में ही शिल्पा अपने अटैक को भी वहाँ पर समन कर देती है। वो उस घूल पर 100 स्वॉर्ड मैजिक का यूज करती है और सीधा ही उस घूल को कहीं दूर फेंक लेती है। उन लोगों को लग रहा था कि अब वो घूल खत्म हो चुका है, पर शिल्पा कहती है नहीं, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। आगे हम उसी घूल को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से कहीं दूर भाग रहा था। वो दरअसल चर्च की ओर भाग रहा था। वो अपने मन में कहता है, एडवेंचर्स हमारा सामना एक बार फिर से होगा, पर अभी मुझे चर्च जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मास्टर मुझे बुला रहे हैं। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें मिलना ही होगा। वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है, पर वो अपने मन में अभी भी लॉर्ड के बारे में सोच रहा था। पर तभी अचानक से जब वो भाग रहा था, लॉर्ड चुटकी बजाता है और अचानक से उसकी एक टांग बिल्कुल कट चुकी थी। वहीं उन 3 लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि आखिरकार लॉर्ड कहाँ भाग चुका है। शीरो ने बोलता है, मास्टर लॉर्ड पॉटी ब्रेक पे गई है। आगे लॉर्ड उस घूल से मिलता है और वो घूल उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि वो डरना भी शुरू करता है। बाद में जाकर हमें उस घूल के पास के बारे में बताया जाता है। उस घूल को बचपन से ही सबने नकार दिया, कोई भी उसे अच्छा नहीं मानते थे, यहाँ तक कि उसके अपने भी उसे बस मारा पीटा ही करते। लोगों ने उसे बहुत मारा, पर तभी अचानक से वही प्रीस्ट जो कि इस समय चर्च पर है, वो उसके सामने आया और उसने उसे बोला, तुम यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और उसी समय से वो उसका गॉड बन गया। उस घूल के पास जीने की कोई भी इच्छा नहीं थी, पर अब उसे फाइनली उस प्रीस्ट के कारण से जीने की इच्छा मिल चुकी है। वहीं अब लॉयड डिवाइन सॉर्सरी का यूज करता है और बहुत सारी लक्सा स्वॉर्ड को वहां पर समन कर देता है उसे खत्म करने के लिए। यहाँ तक कि वो घूल भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी के पास इतनी भी पावर हो सकती है। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मास्टर प्लीज मुझे बचाइए। पर अब उसे पता चल चुका था कि जो ये बच्चा है ये उसके मास्टर के रास्ते के बीच में आने वाला है, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान से लॉर्ड की लक्सा स्वॉर्ड का सामना कर
करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लॉर्ड सही समय पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करके उसे एकदम पेल कर रख देता है। लॉर्ड का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसे एग्जामिन करना था और जब वो अपनी नींद में खोलता है, लॉर्ड अपने मन में बोलता है, देखो ग्रिम, ये तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में है और हाँ, ये एक घूल है। पर तभी वो घूल बोलना शुरू करता है, यहाँ तक कि लॉर्ड भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम एक ह्यूमन हो? अरे सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम बोल भी सकते हो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही मार दिया। और अब वो घूल भी काफी खुश हो चुका था क्योंकि ये पहली बार था कि जब किसी इंसान ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। लॉर्ड उसके हाथ को पकड़ता है और अब वो घूल भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसे पहली बार जिंदगी में इतना सुकून मिला था। अचानक से वो रोना शुरू करता है और वो बार बार बस एक ही बातें बोले जा रहा था, सॉरी, मुझे माफ करना, सॉरी। पर तभी अचानक से उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर कि उसके मास्टर ने उसे कहा था, देखो, ये एक गोली है और इसका नाम लूमा मैक्सिमा है और जिस दिन ये ब्लास्ट होगी तो उस दिन तुम ऑटोमेटिकली मर जाओगे। पर तभी अचानक से वो लूमा मैक्सिमा स्पेल एक्टिवेट हो चुकी थी और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि ग्रिम कुछ ज्यादा ही घायल हो चुका था। पर लॉर्ड अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे वापस से रिवाइव कर देता है। वहीं ये बेबीलोन भी उस प्रीस्ट से निपटने के लिए वहां पर आ चुका था। वो सबसे पहले ईशर को बोलता है, यहाँ से भाग जाओ और हाँ, हेल्प के लिए किसी को मत बोलना क्योंकि इसे कोई नहीं हरा सकता। ईशर भी अब ये देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट तो काफी ज्यादा डरावना सा था, वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही लग रहा था। बेबीलोन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि क्या कोई ह्यूमन के पास ऐसी भी पावर हो सकती है या फिर नहीं। अचानक से वो प्रीस्ट एकदम से रुक जाता है क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि उसका घूल मर चुका है। अचानक से वो प्रीस्ट बेबीलोन पर हमला कर देता है, पर बेबीलोन जैसे तैसे करके उसे डॉज कर लेता है। बेबीलोन को लॉर्ड की कही गई बातें याद आती है और वो उसे कहता है, बेबीलोन, मुझे तुम पे भरोसा है। और वो जाते जाते उसे एक बफ स्पेल को दे देता है ताकि उसका स्टेमिना और बाकी चीजें थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि बेबीलोन अपनी पूरी पावर से उसे लड़ना शुरू करता है, यहाँ तक कि वो उस पर डिवाइन सॉर्सरी का भी यूज करता है। वो प्रीस्ट अपने कैंची वाले मॉन्स्टर से उस पर अटैक करना शुरू करता है और जिस समय बेबीलोन हवा में था, अचानक से वो प्रीस्ट अपनी कैंची उसके अंदर घुसेड़ देता है और सीधा ही उसके दिल पर वार कर देता है, जिसकी वजह से कि बेबीलोन अब मर चुका है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे कोई नहीं हरा सकता।